तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि बिजनेस करने के कई सारे जो है तरीके हैं, तो हमें जो है ये चीज़ ज़रूरी है कि हम सही वाला चुनें। मैं एक बार इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कितने तरीके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेला बंदा जो है बिजनेस करता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो हमें हेरिडिटी जो एसेट्स मिलते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा एसेट मिलते हैं, उनके ऊपर बिजनेस। ये आगे हम देखेंगे इसके बारे में। पार्टनरशिप, दो बंदे पार्टनर करके जब बिजनेस करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मोस्टली वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए होता है, एनजीओ वगैरह। और जॉइंट स्टॉक कंपनी अपनी कंपनी कहलाती है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। अब सोल मतलब क्या होता है, फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल मतलब क्या होता है, ओनली, अकेला। प्रोप्राइटरशिप यानी ओनरशिप कह सकते हैं, या प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। तो ओनली प्लस ओनर क्या बना, ओनली ओनर मतलब अकेला ओनर। तो जो अकेला ओनर बन मिल के जो बिजनेस करता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। इसकी अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ओनरशिप मैनेजमेंट इज़ कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। मतलब किसी अकेला बंदा जब जो है कंट्रोल करता है अपने बिजनेस की ओनरशिप को भी, मैनेजमेंट मतलब उसके काम को भी, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। अब फीचर और कैरेक्टरिस्टिक कि क्या क्या चीज़ें होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो फॉर्मेशन एंड क्लोज़र, कि बिजनेस को बनाना यानी चालू करना, और क्लोज़र बंद करना। नो सेपरेट लो, कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं, समझ लो किसी बंदे ने अकेले ने दुकान खोली, ने दुकान खोलनी थी दुकान खोल दी, और बंद करनी है तो किसी को बता के थोड़ी करेगा। तो इसका कोई लॉ नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप आप कर सकते हो अकेले उसमें। लायबिलिटी, लायबिलिटी को आप एज अ रिस्क समझ सकते हो, कि रिस्क होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड और लिमिटेड में एक चीज़ बता दूँ, जहाँ भी लिमिटेड होगा लायबिलिटी, जहाँ भी लिमिटेड लायबिलिटी होगा ना, लिमिटेड में आपके पर्सनल एसेट्स पे जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं यहाँ पे UN और जोड़ दूँ, एक सेकंड, UN अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई कहीं पे भी, तो आपके पर्सनल इफ़ेक्ट पे भी, मतलब पर्सनल एसेट पे भी इफ़ेक्ट आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, इसे हटा देते हैं। तो ये चीज़ क्योंकि हर जगह आने वाली है, अनलिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपको जो है जितना आपका शेयर बिजनेस में है उतना ही सामान जाएगा, आपके घर पे आकर कोई आपके एसेट नहीं लेने वाला। पर हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपको, अगर किसी के आप डेट में हो, किसी के उधार में हो, तो आपको अपने पर्सनल एसेट भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि इसमें अगर आप जो है किसी के लोन में डूब गए, आपकी दुकान बेच दी या फिर भी उसके पैसे नहीं दे पाए, तो आपके पर्सनल एसेट पे भी रिस्क आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है नो लिमिट ऑफ रिस्क। ठीक है, सोल रिस्क बियरर प्रॉफिट रिसिपेंट, इसका मतलब क्या, सोल मतलब हमने समझा था अकेला, ये अकेला बंदा। ठीक है, ये अकेला बंदा हो गया। सोल मतलब अकेला रिस्क बियर, अकेला ही रिस्क झेलेगा, और प्रॉफिट रिसिपेंट, प्रॉफिट भी अकेले को मिलेगा। इसका मतलब क्या, कि अकेले को ही रिस्क मिलेगा, एंड रिवॉर्ड हैंडल बाय अलोन ओनर, कि चाहे रिस्क हो चाहे प्रॉफिट हो तो वो अकेले बंदे को ही मिलेगा। ठीक है जी। कंट्रोल, कंट्रोल किसके पास होगा, अकेला ओनर है तो सारे डिसीजन जो है अकेले प्रोप्राइटर मतलब अकेले ओनर के पास ही रहेंगे। ठीक है,
नो सेपरेट एंटिटी, इसमें क्या है, बिजनेस और मालिक को अलग अलग माना जाता है। ठीक है, अलग अलग कैसे माना जाता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एसेट या फिर कोई भी, चलो सामान मान लेते हैं, मालिक खरीद रहा है या बिजनेस खरीद रहा है, एक ही बात मानी जाती है। ठीक है जी, ये वाला भी हो गया, मैं इसे इरेज कर दूँ एक बार। इसे हम यहाँ ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी क्या, कि अकेला बंदा है, अगर उसकी डेथ हो गई तो आगे बिजनेस कौन संभालेगा। अब कुछ कह सकते हैं उसके घर वाले, पर ज़रूरी नहीं होता, उनका मन है या नहीं है इस बिज़नेस में, वो मैटर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी कि नो बैकअप। सेकंड में इस बैकअप को पूरा हाईलाइट कर दूं, नो बैकअप ऑफ बिजनेस इफ ओनर ऑफ द बिजनेस इज डेड और इम्प्रिपेयर टू कंटिन्यू हिज बिजनेस। अगर ओनर डेड हो जाता है या फिर अपने बिजनेस को कंटिन्यू रहने करने की हालत में नहीं रहता। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि क्या क्या हो सकता है सोल प्रोप्राइटर में। अब उसके कुछ जो है हम मेरिट्स, ठीक है ओके, हम उसके कुछ मेरिट्स यानी अच्छाइयाँ देख लेते हैं। एडवांटेज मतलब भी वही होता है कि क्विक डिसीजन मेकिंग पे ध्यान ना देके क्विक शब्द पे ध्यान देंगे, जल्दी। ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है कि हम अकेला बंदा है, किसी से पूछना नहीं है, अकेले की जो है फ्रीडम मतलब वो खुद के लिए फ्री होता है अपने बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए। कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास होता है उसमें कि उसे जो है कोई फोर्स नहीं है कि तुम्हें जो है मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्मेशन बतानी है या फिर किसी और को इन्फॉर्मेशन बतानी है। अकेले का बिजनेस है, उसकी मर्ज़ी, किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताए ना बताए, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हमें क्या मतलब। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब क्या, एफर्ट्स इज इक्वल टू बेनिफिट, कि जितनी मेहनत करेगा उतना प्रॉफिट। अगर आप यहीं पे कोई नौकरी कर रहे हो, आप चाहे पूरे दिल से काम करो तब भी उतनी सैलरी मिलनी है, और आप ऐसे ऊपर ऊपर से काम कर दो तब भी उतनी सैलरी मिलनी है। लेकिन इसमें क्या है, एफ़र्ट्स ज़्यादा तो बेनिफिट भी ज़्यादा फिट होगा, एफ़र्ट्स कम तो बेनिफिट भी कम। ठीक, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ठीक है, कि सेटिस्फेक्शन होती है खुद की, कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो कंपनी में, तो उसकी अगर कंपनी बढ़ रही है तो उसको सेटिस्फेक्शन होगी ना, इसमें हमारा क्या फ़ायदा। पर अगर हम अपने बिजनेस में मेहनत करेंगे तो हमें जो है सेटिस्फेक्शन होती है सक्सेस की, कि हमने कुछ करा है। और एक एडवांटेज तो ये सबसे पहले पढ़ा था हमने, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, आसानी होती है बनाने में और बंद करने में, तो कोई लीगल दिक्कत नहीं है कि चालू करना है तो बहुत पेपर वर्क है, ये सब है ये चीज़। ठीक है, लेकिन अब किसी चीज़ की अच्छाई है तो बुराई भी है, कि अब दिक्कतें क्या क्या आती हैं। तो ये लिमिटेशन भी नाम बोल सकता है, डीमेरिट भी बोल सकता है, डिसएडवांटेज भी बोल सकता है। कि लिमिटेड रिसोर्सेज से यहाँ पे मतलब है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, इसे थोड़ा जूम ऑन नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम। रिसोर्सेज से यहाँ पे मतलब है एम से, एम मतलब मनी, कि लिमिटेड। अब इसे रिसोर्सेज की जगह पर मनी पड़े तो लिमिटेड मनी। लिमिटेड मनी क्या, अकेले बंदा बिजनेस कर रहा है तो अकेले पे एट मैक्स जितना भी होगा वो बस अपनी सेविंग्स लगा सकता है ना, इसलिए लिमिटेड सेविंग्स बोलेंगे या लिमिटेड बोरिंग फ्रॉम अदर मिलेगी। तो एक लिमिटेड आपके पास जो है कैपिटल रहता है। लिमिटेड लाइफ वही, अगर ओनर मर गया तो आगे कंटिन्यू करना बिजनेस जो है थोड़ा मुश्किल रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी हमने फीचर्स में देखा था कि रिस्क की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने किसी से कोई उधार लिया, उसे चुका नहीं पा रहा, तो आपको अपने एसेट बेच के भी उसका उधार चुकाना पड़ेगा। लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी, इसका हम मतलब समझेंगे मैनेजीरियल मतलब क्या, मैनेजीरियल मतलब कि आपको अकेले सब कुछ मैनेज करना है, आपको प्रोडक्ट लेके भी आना है, और अगर बनाते हो तो बनाना भी है, उसकी पैकिंग भी करनी है, उसे बेचना भी है, अपने प्रॉफिट लॉस भी देखना है, तो सब कुछ खुद करना है। तो आप लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी में फंस जाते हो कि आप ही को हर चीज़ मैनेज करनी है,
तो आपकी जो एबिलिटी है सब में फंस जाती है कि कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं। और इसका रीज़न भी यही है, अगर हम आगे देखेंगे तो लिखा है बिकॉज ऑफ ओनली ओनर, अकेले ओनर की वजह से। ठीक है। डी आता है जॉइंट हिंदी फैमिली बिजनेस, या इसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बिज़नेस जो है उनके मेंबर द्वारा ओन किया जाता है। जो अदर मेंबर्स होते हैं उन्हें को पर्सनल कहा जाता है। इसका मतलब कोई मेन मेंबर भी होगा। इसका मतलब है इसके मेन मेंबर का नाम है कर्ता। कर्ता जो होता है मेन मेंबर होता है और बाकी मेंबर्स को को पर्सनल कहा जाता है। ठीक है। ओनरशिप जो है बाय बर्थ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप बाय बर्थ मिलती है, तो वो होता है हमारा जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। किसके बेसिस पे गवर्न होता है, हिंदू लॉज के बेसिस पे। ठीक है। कर्ता कौन होता है, एल्डर मेंबर, जो सबसे ज़्यादा जो है बूढ़ा व्यक्ति होता है पूरी फैमिली में, बिजनेस में भी कह सकते हैं पर फैमिली। फीचर्स क्या क्या होता है, अब फॉर्मेशन आप बना कैसे सकते हैं ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको उसके लिए जो है कुछ कंडीशंस लगती है। अब वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस ऐसी है कि एटलीस्ट 2 मेल मेंबर होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान देखेंगे, 2 मेंबर्स नहीं है, 2 मेल मेंबर्स हैं इन द फैमिली। एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब कि आपकी जो है पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी जो है इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। लायबिलिटी वही चीज़, एक तरीके से हम इसे क्या बोल सकते हैं, रिस्क, रिस्क बोल सकते हैं इसे। अब जो कर्ता मतलब डिसीजन मेकर, उसकी तो अनलिमिटेड होती है लायबिलिटी, लेकिन जो है को पार्सन यानी मेंबर्स की जो है लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि जितना उनका बिजनेस में शेयर है बस उतना ही उनका पैसा डूब सकता है। अब कंट्रोल, बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है, बिजनेस को कौन कंट्रोल करता है, कर्ता। कर्ता जो था मेन जो हेड था करते थे, तो वो बिजनेस को वही कंट्रोल करता है, वही डिसीजन बनाता है। कंटिन्यूटी इसमें प्रेजेंट होती है कि अगर एक बंदा मर गया तो बिजनेस में बाकी मेंबर्स होते हैं, तो कंटिन्यूटी जो है इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है। और हाँ, ये वाला पॉइंट मैंने ऊपर भी मार्क करा है कि ये वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, IMP इम्पॉर्टेंट है कि माइनर मेंबर की अंडर 18 भी आप इस बिजनेस के मेंबरशिप पा सकते हो, क्योंकि इसमें मेंबरशिप बाय बर्थ होती है। अब वही इसके मेरिट्स, अच्छाइयाँ, कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है कि कर्ता पे जो है एब्सोल्यूट पावर, वो बाकी लोगों की बात सुन सकता है पर डिसीजन वो अपनी मर्जी से ही लेता है। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कि बिजनेस जो है कंटिन्यूड रहता है, कि जैसे उसमें था ना लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, इसमें जो है नो लिमिटेड लाइफ कह सकते हैं हम बिजनेस की, कि बिजनेस की कोई लिमिटेड लाइफ नहीं होती। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये अच्छा ही है कि आपके जो है पर्सनल एसेट्स को जो है नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन इस पर क्या ध्यान देना हमें, ऑफ, मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स की होती है लिमिटेड, कर्ता की जो है अनलिमिटेड होती है, जो कि आगे जाके लिमिटेशन में आएगा हमारे। इंक्रीज लॉयल्टी, लॉयल्टी एक तरीके से हम बोल सकते हैं भरोसा करना। ठीक है, कि बिजनेस में जो है फैमिली के मेंबर हैं तो उसमें भरोसा अपने आप ही रहता है। ये आ जाती है अब हमारी लिमिटेशंस, कि लिमिटेशंस क्या क्या है इसमें। हमारी लिमिटेशन ऐसी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, भले हमने माना कि इसमें जो है कई सारे बंदे इन्वॉल्व है, लेकिन है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना, यानी पूर्वजों की, तो वो भी एक लिमिटेड होगी, इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज को मैंने क्या बताया था, हम एक तरीके से एम मानते हैं, एम यानी मनी, और हम बोल सकते हैं पी यानी प्रॉपर्टी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, जो कि मैंने अभी अभी ऊपर बोला था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता जो है होती है इसमें, मतलब अगर बिजनेस को ज़्यादा लॉस हुआ तो कर्ता पे जो है उसके पर्सनल एसेट्स पे भी
खतरा आ सकता है। अब डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये भी अच्छा पॉइंट है। डोमिनेंस मतलब कर्ता बस अपनी अपनी भी चला सकता है। कि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि कर्ता जो है उस पर फुल पावर है, फुल पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है। पर ये भी तो है वो किसी की सुन ही नहीं रहा, अपनी अपनी चलाई जा रहा है। तो इसका मतलब जो है कर्ता पे जो है कभी कभार डोमिनेंस भी कर्ता कर सकता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब देखो कर्ता जो है इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। कर्ता जो होता है अकॉर्डिंग टू जो होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, एज होता है, अकॉर्डिंग टू एज होता है। तो अब एज के हिसाब से थोड़ी जो हर बूढ़ा बंदा है वो जो है बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें जानता हो, ऐसा थोड़ी ज़रूरी है। इसीलिए जो है इसमें भी मैनेजीरियल, मैनेजीरियल मतलब चीज़ों को मैनेज करना, उसमें जो है दिक्कत आ सकती है। सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी ख़त्म होता है। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमने समझा होगा कि पार्टनर मतलब दो बंदे मिल के बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड, किसके बारे में, किसकी तरफ से होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा ये क्या है इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे। द रिलेशन बिटवीन पर्सन, याद रखना क्योंकि जॉइंट वेंचर आगे जाके रिलेशन बिटवीन कंपनीज हो जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। रिलेशन बिटवीन पर्सन वो है एग्रीड, एग्रीड मतलब मर्जी से हाँ कर रहे हैं, टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना। किसका प्रॉफिट शेयर करना, बिजनेस का। कैरिड बाय ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि या तो सभी के द्वारा या खाली एक के द्वारा, बाकी जो है बाकियों के लिए काम करेगा। कि ऐसा भी है कि एक बंदा जो है खाली इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट यानी पैसा देता है और काम दूसरा करता है, तभी इधर लिखा है एनी वन, और या फिर दोनों काम करते हैं इसलिए। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कि पार्टनरशिप का ये मतलब नहीं होता कि प्रॉफिट भी इक्वल हो गए। कि जैसे यहाँ पे ये एक बिज़नेस है, इसके जो है एक ये ए पार्टनर है एक बिज़नेस का और ये बी पार्टनर है। तो ये नहीं कि इनका जो प्रॉफिट होगा वो 50-50% होगा, ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो उनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे आता है जो आगे पार्टनरशिप डीड में हम देखते हैं। अब फीचर्स, क्या क्या फ़ीचर होते हैं, क्या क्या चीज़ें एक तरीके से हम कह सकते हैं होती है पार्टनरशिप में। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी चालू करना, इसमें थोड़ा होता है कि लॉफुल और लीगल। क्योंकि हमने अभी ऊपर क्या देखा, हमने ऊपर देखा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे है, तो कुछ लीगल चीज़ें तो हमें करनी पड़ेगी पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। मोटिव शुड भी प्रॉफिट होना चाहिए, अगर आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं तो आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को एज हम रिस्क भी देख सकते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी किन की, पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर डेट। कि जो बंदे जो है कि चाहे जुड़ के पार्टनर बने हैं या अकेले, वो सब क्या कहते हैं पूरे भागीदार हैं लॉस के। कि जैसे किसी एक ने गलत डिसीजन ले लिया तो दूसरे पार्टनर पे भी उसका इफेक्ट आएगा। और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, हमें क्या रेड मिलेगा, यस रेड मिलेगा, रेड से इम्पॉर्टेंट कि लॉस कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट होता है। कि जैसे कि यहीं पे जैसे समझ लो हमारा यहाँ पे ए को जो है बिज़नेस का 40% जो है प्रॉफिट मिल रहा था। इसका मतलब क्या, क्योंकि हमने देखा ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, तो हम मान लेते हैं कि बी को जो है 60% प्रॉफिट ऑफ द बिज़नेस मिल रहा है। तो अगर लॉस भी होगा तो भी यही प्रोपोर्शन होगा कि लॉस का 40% ए भरेगा
और लॉस का 60% बी भरेगा। ठीक है। अच्छा, रिस्क बियरिंग बिल्कुल अभी 1 सेकंड पहले देखा कि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट रेशियो होता है। ठीक है, तो इसे हम खाली प्रॉफिट शेयर को हाईलाइट कर देते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, कि डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल किस पे होता है? डिवाइडेड फील्ड, अकॉर्डिंग टू फील्ड देख लेते हैं। जैसे कि देखा था कि अगर पार्टनर जो है 2 हैं, एक का फाइनेंस अच्छा है, मतलब पैसों से अच्छी डील करता है, एक का प्रोडक्शन वगैरह अच्छा है, तो फाइनेंस के डिसीजन एक बंदा ले लेगा और प्रोडक्शन के डिसीजन एक बंदा ले लेगा। कंटिन्यूटी, अब लोग सोचेंगे इसमें 2 बंदे कंटिन्यूटी होगी, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अगर एक बंदा जो है बिजनेस छोड़ के चला गया तो पूरी पार्टनरशिप टूट जाती है। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? अब नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम आपको 2 तो चाहिए होंगे, नहीं तो अकेला तो फिर सोल प्रोप्राइटर ही होगा। मैक्सिमम आप 100 पार्टनर बना सकते हैं। बट आफ्टर कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के बाद अब जो है मैक्सिमम नंबर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं 50 ही रह गए हैं। पहले हम जान सकते हैं कि 100 थे और अब जो है ओनली 50 ही रह गए हैं। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, कि एवरी पार्टनर इज़ बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। ठीक है, कि एक का डिसीजन, ये भी हमने ऊपर देखा था कि डिसीजन ऑफ वन बाइंडिंग टू ऑल, कि अगर एक ने सही डिसीजन लिया प्रॉफिट हुआ तो वो सब में बटेगा। ऐसे अगर एक ने गलत डिसीजन लिया लॉस हुआ तो वो भी सब में ही बटेगा। ठीक है, इसके फीचर्स तो बहुत सारे थे, अब हम लोग इसके मेरिट्स देख लेंगे। मेरिट्स क्या है? ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, बनाना आसान होता है, क्योंकि इतना कुछ खास डॉक्यूमेंट नहीं है, छोटा मोटा एग्रीमेंट होता है कि 2 बंदे एग्री कर रहे हैं कि हमें जो है पार्टनरशिप बनानी। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग भी रहती है, क्योंकि 2 बंदे दोनों एक्सपर्टीज़ अपनी अपनी लाएंगे तो बैलेंस डिसीजन हो सकता है। मोर फंड्स, 2 बंदे आ गए तो पैसा भी ज़्यादा मिल जाएगा। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क जो आपका शेयर हो जाता है, कि समझ लो चलो गलत डिसीजन भी हुआ तो किसी भी बंदे को जो है 100%, 1 सेकेंड, 100% तो रिस्क नहीं देना पड़ा ना, 100% तो नहीं देना पड़ा। लास्ट केस में भी हमने देखा कि 40% जो है एक ने दिया एंड 60% जो है एक बंदे ने दिया। 40 एक ने दिया, 60 एक ने दिया, तो किसी पे भी 100% इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये इसमें हमारा फ़ायदा रह जाता है। सीक्रेसी, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि गवर्नमेंट को बताना है आपको अकाउंट्स अपने, तो सीक्रेसी मतलब आपके पार्टनर्स के बीच में सारी बात रहती है। ठीक है। अब डीमेरिट्स, कुछ बुराइयाँ भी होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कि आपके पर्सनल एसेट्स पे भी बात आ सकती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, भले 2 बंदे हैं पर 2 ही बंदे हैं ना, अगर मैक्सिमम भी लेके चलो तो मैक्सिमम 50 ही है ना, तो उस 50 ही है ना, तो हम 50 से ज़्यादा जो है रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये मुश्किल हो गई कि हम रिसोर्सेज 50 बंदे ज़्यादा नहीं इकट्ठी कर सकते। और पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावना किस चीज़ की है? कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो है एक तरीके से लड़ाई कह सकते हैं, कि ड्यू टू मोर मेंबर। अब समझ लो मतलब 4 बंदों की जो है पार्टनरशिप है, 2 बंदे कुछ और कह रहे हैं, 2 बंदे कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसे जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं इसे, तो वो भी हो सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्यों होती थी वो बता दी थी, ड्यू टू अलग अलग ओनर। अब किसी एक बंदे ने पार्टनरशिप छोड़ी तो पूरी पार्टनरशिप जो है टूट जाती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी पार्टनरशिप में कम होता है। ठीक है, इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये इसके जो है मेरिट डीमेरिट फंक्शन में से नहीं है, पर पार्टनर कितने टाइप के होते हैं वो बताया गया है। एक तो एक्टिव पार्टनर, एक्टिव से पता चल रहा है जो एक्टिव है, तो जो इन्वेस्टर पैसे भी डाल रहा है और अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसकी लायबिलिटी भी है, तो जो काम वगैरह भी कर रहा है और पैसे भी लगा रहा है। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट मतलब क्या?
स्लीपिंग और डॉर्मेंट मतलब कि जिसकी लायबिलिटी तो है कि वो कुछ लॉस हुआ तो वो भरेगा तो सही, पर जब कुछ काम में वो मदद नहीं करता। नॉट वर्किंग मैनेजमेंट। सीक्रेट पार्टनर मतलब कि किसी को पता नहीं है, जनरल पब्लिक को, कि वो पार्टनर है, बट वो एक्चुअल में पार्टनर होता है। नॉमिनल पार्टनर, जो असल में पार्टनर तो नहीं होता पर अपने आप को ऐसा शो करता है कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इज लायबल टू आउटसाइड वर्ल्ड इफ पार्टनरशिप फर्म रिसीव्ड कहते हैं लॉस, कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो लायबल है क्योंकि वो दिखा रहा है खुद को एज अ पार्टनर। और पार्टनर बाय स्टोपल शोइंग देमसेल्फ एज अ, अब देखो इसके दो पार्ट है, फोर्थ के जो है, एक सेकेंड, हाँ, फोर्थ के जो है दो पार्ट है कि नॉमिनल पार्टनर तो है, अब ये भी तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, और एक कंपनी उससे बुलवा रही हो कि वो कंपनी का पार्टनर है। ठीक है, तो स्टोपल में वो अपनी मर्जी से बोलता है, अपनी मर्जी से बोलता है, इसमें अपनी मर्जी से नहीं बोलता, अपनी मर्जी से नहीं बोलता। इसमें एक बार हम इस वाले में स्टोपल में ऐसे करके इसे हम टिक कर देते कि अपनी मर्जी से बोलता है। ठीक। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप कितने तरीके की हो सकती है? अब पार्टनरशिप एक अलग टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो ठीक है, पर पार्टनरशिप कितने तरीके से हो सकती है? तो पार्टनरशिप हो सकती है फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, की कितने टाइम के लिए पार्टनर बन गए। ठीक है, तो पार्टनर एट विल, अपनी मर्जी से किसी टाइम के लिए पार्टनर बन गए। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कोई ब्रिज वगैरह बनाना है तो गवर्नमेंट और किसी कंपनी ने जो है पार्टनरशिप करी कि उस ब्रिज के बाद आपकी और हमारी पार्टनरशिप ख़त्म। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कि एक तरीके से रिस्क कैसा है, तो जनरल पार्टनरशिप जिसमें नॉर्मली अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप जिसमें तो है किसी एक मेंबर की, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, किसी एक मेंबर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है जो कि डिसीजन मेकर होता है। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड में एक बंदे की अनलिमिटेड होती है जो कि होता है कर्ता, और डिसीजन मेकर भी वही होता है, और अपना जो है बाकी मेंबर की जो है लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसको जो है रजिस्टर कराना जो है ज़रूरी होता है, रजिस्टर जो है कंपलसरी है। अब पार्टनरशिप डीड मेरे हिसाब से इसका लास्ट टॉपिक हुआ, हाँ इसका लास्ट टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड क्या है? बस वही डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप एक तरीके से फॉर्म की जाती है, बस कि इसमें लिखा गया है कि कितना जो है मर्जी से, जैसे कि मर्जी को कहते हैं वॉलेंटरी। ठीक है, वॉलंटरीली जो है बिजनेस की पार्टनरशिप करने, मतलब मर्जी से, कोई किसी का दबाव नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होगा, मतलब किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना वो लॉस भरेगा। ठीक है, और किसका क्या टास्क होगा, किसका क्या काम रहेगा, कौन क्या काम करेगा पार्टनरशिप में। ठीक है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं इसी होती है उसके लिए क्या कहते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट, या एक तरीके से कह सकते हैं कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो। ये एक डॉक्यूमेंट या एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कह सकते हैं, एग्रीमेंट ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना जो है एक तरीके से ज़रूरी मान लो, क्योंकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना है, तो इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, तो रजिस्ट्रार कर देते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट शायद हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंड लास्ट हमारी जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और लास्ट में जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो हम ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट तो लिखा है, पर किसका लिखा है ये भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऑफ द मेंबर्स,
मेंबर्स का इकोनॉमिक बेनिफिट है, खुद का इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं। वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, मर्जी से बनाई जाती है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपको जो है इसके अंदर ज्वाइन करना ही है। मोटिव इज़ वेलफेयर, ठीक है, आपको जो है लोगों का वेलफेयर करना है, अच्छा करना है, प्रॉफिट के लिए नहीं होता। रजिस्ट्रेशन जो है इसका कंपलसरी होता है, ठीक है। किस एक्ट के अंदर, तो ये रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके अंडर जो है इसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। फीचर क्या क्या होते हैं, वॉलंटरी मेंबरशिप, कि अपनी मर्जी से आते हैं लोग, आपको जो है प्रेशराइज नहीं किया जाएगा आने के लिए। लीगल स्टेटस की लीगली जो है रजिस्टर्ड है एक्ट, एक सेपरेट एक्ट है इसके लिए। लिमिटेड लायबिलिटी की, जितना पैसा आप इसमें लगाओगे उतना ही जो है आपको लॉस या एक तरीके से भरपाना करना पड़ेगा। कंट्रोल जो है इलेक्टेड कमेटी होती है, इसमें कमेटी बनाई जाती है, वोट देके वो ही सारे डिसीजन लेती है। सर्विस मोटिव होता है क्योंकि वेलफेयर लिखा था, ठीक है, सर्विस मोटिव फॉर म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर। अब पॉजिटिव अच्छाइयाँ क्या है, अच्छाइयाँ इसकी है कि इक्वेलिटी इन वोटिंग, वोटिंग में जब हमने ऊपर देखा यहाँ पे कि एक कमेटी बनाई जाती है तो वोटिंग में इक्वालिटी मिलती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि जितना आपने पैसा लगा उतना ही आपको भरपाना देना पड़ेगा। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी जो है बनी रहती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि जो है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रही है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब पैसा जो है बड़े अच्छे तरीके से ये लोग यूज़ करते हैं। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अब वेलफेयर अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहता है। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इतनी कुछ मुश्किल नहीं होती, और ईज़ मतलब हर जगह जो है ईज़ी है, अगर किसी को जो है प्रॉब्लम हो रही हो तो ईज़ मतलब ईज़ी। मिनिमम 10 बंदे से एक सोसाइटी बन जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसमें जो है कुछ ज़्यादा खास लीगल पेपर वर्क नहीं होता, छोटा मोटा लीगल पेपर वर्क होता है और आप इससे ज्वाइन हो सकते हो। पर दिक्कत क्या है, वही लिमिटेड रिसोर्सेस कि एक बंदा है, मतलब इसमें एटलीस्ट क्या है कि लिमिटेड बंदे बंद जाते हैं, तो यहाँ पे भी इसका मतलब मनी से है, ठीक है। इसे जो मैं दोबारा एम बना देता हूँ, मनी से। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो अब हर किसी से मैनेजमेंट नहीं करवा सकते ना आप, इसलिए लैक ऑफ सीक्रेसी, जितने मेंबर उन्हें जो है डिटेल बतानी पड़ेगी। और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता है, क्योंकि अभी देखा वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट मदद करेगी, अब गवर्नमेंट मदद करेगी तो वो ये चेक भी तो करेगी कि आप वेलफेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वही जहाँ मल्टीपल ओनर होंगे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब अलग अलग टाइप की ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, समझ आ जाएगा। बस कंज्यूमर में जो है कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए होगी, ठीक है। मिडल मैन को हटा लेते हैं, जिससे देखो अब जैसे कुछ चीज़ प्रोड्यूस होती है तो पहले वो जाती है, बिकती है, होल सेलर पे भी जाती है, रिटेलर पे भी जाती है, कंज्यूमर पे भी जाती है, तो उनके मिडल मैन को एलिमिनेट करते हैं, सीधा प्रोडक्शन वाली जगह से ले लेते हैं। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है तो प्रोड्यूसर का वेलफेयर होगा, इसमें भी ये लोग जो है बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल जो है लेने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग है तो मार्केट के लिए जो है वेलफेयर करते होंगे, ठीक है। फार्मर कोऑपरेटिव है तो फार्मर के लिए करते होंगे। बस आपको ये मेन बेसिस ध्यान रखने हैं, बाकी मेन चीज़ ये लोग मिडल मैन ही एलिमिनेट कर देते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव तभी ऊपर था, कॉस्ट इफेक्टिव आया था, ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव, जो लोन, क्रेडिट एक तरीके से हम कह सकते हैं उधार, ठीक है। या इसे हटा के मैं लोन ही लिख देता हूँ, लोन प्रोवाइड करने में मदद करती है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोवाइड लोन्स।
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो घर जो है इफेक्टिव रेट पे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी भी खत्म होता है, लास्ट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को नॉर्मल कंपनी भी कह सकते हैं। ये एसोसिएशन होता है लोगों, इसमें जो है आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस, जो हम देख रहे थे ना अभी तक, बिजनेस एक है मालिक एक है, वो चीज़ नहीं होगी इसमें। आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस इज़ डिफरेंट, ठीक है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर अलग, बिजनेस अलग। शेयर होल्डर भी ओनर होते हैं। अच्छा, अब शेयर होल्डर क्या होते हैं? जैसे ये कंपनी है, इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे। अब जो इसके छोटे छोटे पार्ट के हिस्से का मालिक है वो उस शेयर का होल्डर है। फीचर्स यानी क्या क्या होता है इस कंपनी की? आर्टिफिशियल पर्सन होता है कि सेपरेट आइडेंटिटी, कंपनी अलग है मालिक अलग। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी कह सकते हैं इसे, कि लीगली जो है सेपरेट एंटिटी होती है इसकी। फॉर्मेशन बहुत लेंदी होता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम लिख सकते हैं इधर पेपर वर्क इज हाई। परपेचुअल सक्सेशन कि क्लोजर भी इतना आसान नहीं होता, उस प्रोसेस को जो है वाइंडिंग अप कहा जाता है, ठीक है। कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये इलेक्ट किए जाते हैं, इनके पास होता है। लायबिलिटी लिमिटेड होती है शेयर होल्डर्स की, ठीक है, कि जितने के उन्होंने शेयर्स लिए तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतना ही लॉस हो सकता है। कॉमन सील होती है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की उसकी कॉमन सील रहती है कि एक तरीके वो उसके साइन के काम करता है कि इस कंपनी के साइन है और उसके बिना कंपनियां कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। कॉमन सील के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। रिस्क किस किस का होता है? जितने शेयर होल्डर, वही कि जितने के आपने शेयर्स खरीदे आपका उतना लॉस हो सकता है। पॉजिटिव्स क्या है? अच्छा, ये क्या है? लायबिलिटी लिमिटेड है तो आपके पर्सनल एसेट बचे हुए हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, आपको कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है कि अब ठीक ठाक ही चल रही है तो शेयर्स किसी और को दे दिए। परपेचुअल सक्सेशन कि आप जो है क्लोज भी कर सकते हो कंपनी को। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्यों? क्योंकि ज़्यादा फंड्स हैं कंपनी में। क्या है, आप जो है पब्लिक में शेयर बांट रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो? पब्लिक में शेयर बांट रहे हो, तो पब्लिक कितनी ज़्यादा हो, कितना पैसा ला सकती है, तो इसी कारण मोर फंड्स। इसे जो है हम ग्रीन कलर से अप एरो दिखा देते हैं, जिसका मतलब हो गया मोर फंड्स, ठीक है। अब लेकिन कुछ बुराइयां भी होगी, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन की, फॉर्म करने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है पेपर वर्क होता है, ठीक है, पेपर वर्क होता है बहुत ज़्यादा। लैक ऑफ सीक्रेसी, जितने ज़्यादा ओनर्स उन सबको इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी बिजनेस की। इम्पर्सनल वर्क एम्प्लॉयमेंट, अब ओनर अलग है बिजनेस अलग है, तो वो जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट जो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था वो इतना जो है नहीं रह जाता, इसमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत रेगुलेशन होती है। क्यों? जब इसे चालू करने में इतना पेपर वर्क है तो इसे ऑपरेशन करने में बहुत जो है लंबा प्रोसेस रह जाता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि कई सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर कई सारे ओनर है। इस ओलिगैरिक मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या? कंपनी इज़ डेमोक्रेटिक बट इज़ ओनली फॉर शो, इसलिए अलग पेन से लिखा हुआ है कि खाली दिखाती है डेमोक्रेटिक है, एक्चुअल में अंदर जो है वही पॉलिटिक्स ही चल रही होती है कि एक ही बंदा जो है डोमिनेट कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही जहाँ कई सारे ओनर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये कॉमन पॉइंट मिलेगा। ये मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट पार्ट है जी, सेकंड लास्ट पार्ट है चैप्टर का, कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ,
कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। पहले तो पब्लिक प्राइवेट समझ लो। प्राइवेट कंपनी जिसके शेयर होल्डर उसके कंपनी के मेंबर है, विद इन द कंपनी होते हैं। और पब्लिक के जो है शेयर होल्डर बाहर की पब्लिक भी हो सकती है। अब मेंबर्स कितने होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्स अनलिमिटेड। वही पब्लिक में शेयर बढ़ गए तो मैक्सिमम अनलिमिटेड हो गया। प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। मीन्स प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। इंडेक्स ऑफ मेंबर डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं, इसमें कंपलसरी नहीं होते प्राइवेट में। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको शेयर्स एक दूसरे को देने हैं तो आप दे सकते हो, लेकिन प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि अपने मेंबर्स को ही दे रहे हैं ना, इसलिए। इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब, कि आप पब्लिक को बोलते हो कि हमारे शेयर्स लो, तो पब्लिक इनवाइट करती है, बट प्राइवेट जो है इनवाइट नहीं करती। उसके बाद लास्ट कि आप बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे चुनोगे, कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है, जॉइंट इंटू फैमिली करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करना है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी करना है। तो आप पहले देखोगे कि कॉस्ट किसमें कैसी लग रही है और आपको जो है कितना जो है आसानी हो रही है बनाने में किस चीज़ को। लायबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड सी अनलिमिटेड, आप कंटिन्यूटी कैसी रखना चाहते हो, आपके मैनेजेरियल एबिलिटी या मैनेजमेंट एबिलिटी कैसी है, आपके पास पैसा कितना है, कैपिटल कंसिड्रेशन, डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसा चाहिए आपको, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो जाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 BST का फिनिश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम फिनिश नहीं लिख सकते कहीं, फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलो फिर ये चैप्टर ख़त्म। इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। चलो।